हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त की। संजय दत्त, जिसको सब लोग जानते हैं, उनका जन्म 29 जुलाई 1959 मुंबई में हुआ था। तो संजय दत्त साहब अगर हम देखें तो उनकी लाइफ बहुत ही ऊपर नीचे रही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने लाइफ में देखे हैं, एक आम आदमी से भी ज़्यादा। उनकी अगर हम जाने तो उनके बचपन में ही, बचपन तो नहीं, उनकी जवानी में उनकी मदर की डेथ हो गई। और उसके बाद उन्होंने जैसी फिल्म में एंट्री की 1981 में, उसके बाद वो ड्रग्स में भी थोड़े इन्वॉल्व हो गए, और जैसे कई ऐसी चीज़ों में जो सही नहीं मानी जाएंगी। तो एक तरफ से उनका करियर ग्राफ बढ़ता गया, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने डाउनफॉल्स भी बहुत देखे। उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही है। उनकी 3 बार शादियाँ भी हुई। उनका काफ़ी फिर एक केस में इन्वॉल्व भी हो गए थे। उसके बाद उनकी जेल भी हुई। फिर जेल से आने के बाद दोबारा कम बैक किया, फिर दोबारा ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन फिर उनको कैंसर हो गया 2020 के आसपास। उन्होंने उसको भी हराया, और फिर उन्होंने अपनी दोबारा चौबारा जो भी है लाइफ दोबारा शुरू की उन्होंने। और इस तरह से उनकी लाइफ इतनी ऊपर नीचे रही है कि एक कोई और आदमी उनकी जगह होता तो शायद टूट जाता, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से कई चीज़ों को उन्होंने हराया या परास्त किया। उन्होंने अपनी ड्रग्स की आदत से उससे उन्होंने छुटकारा पाया। उन्होंने जब वो बेसिकली जेल से बाहर आए तो उन्होंने दोबारा अपना करियर फिर से शुरू किया। उसमें बहुत एफर्ट लगता है, और जैसे वो कैंसर भी है उसको भी उन्होंने बीट किया। तो एक तरह से उनकी जो विल पावर है, उनकी जो मेंटल टफनेस है, वो भी सामने आई। लेकिन एट द सेम टाइम कई चीज़ें जो उन्होंने की जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चाहे ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी केस में इन्वॉल्व हो गए, जेल जाना पड़ा। तो ये दिखाता है एक आदमी की लाइफ में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। और हम कुंडली के के द्वारा जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे हमने बोला उनका बर्थ 29 जुलाई 1959 को हुआ। अगर हम न्यूरोलॉजी की भी देखें, इसमें 9 नंबर 3 बार ही आ रहा है, 2 नंबर भी रिपीट, 2 नंबर भी इसमें बर्थ डेट में है, और ड्राइवर नंबर भी 2 आता है, 2 + 9 11 2। तो 2 नंबर मून का नंबर होता है, इमोशंस का नंबर होता है। और एक्टर्स में कई बार देखा गया है, बहुत सारे एक्टर्स का उनकी बर्थ डेट को जोड़ा जाए तो 2 नंबर आता है, और ये दिखाता है कि किसी भी एक्टर में इमोशंस की बहुत ज़रूरत होती है। और 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है। तो उनकी लाइफ में मार्स ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनकी विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति और किसी भी प्रॉब्लम से उबरने में। तो अब हम एस्ट्रोलॉजिकली अब देखेंगे कि उनकी जो कुंडली है उसमें क्या हमें ऐसा दिखता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव रहे, और किस ग्रह ने उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, और किस ग्रहों के कॉम्बिनेशन से उन्हें ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। तो अगर हम देखते हैं, वो वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि के जातक है। तो वृश्चिक लगन मंगल का लगन होता है। इसके स्वामी 10th हाउस में गए हैं, जो दिखाता है कि एक बहुत प्रबल राजयोग इसमें दिखाई देता है, और मंगल की दृष्टि इनके लगन पे भी है। तो मंगल ने इनके करियर में भी हेल्प किया। उन्होंने काफ़ी एक्शन मूवीज़ की, और 10th हाउस में शुक्र का भी प्रेजेंस है, तो ये दिखाता है उनका प्रोफेशन फिल्म मीडिया से रिलेटेड भी है। और मंगल का प्रेजेंस 10th हाउस में दिखाता है कि ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मूवीज़ की। और वृश्चिक लगन का होना, मंगल की राशि में होना और मंगल की दृष्टि पड़ना, इससे इनका जो उनका अगर हम शरीर भी देखें तो बहुत डील डॉल, लंबे कद के और बहुत ही मस्कुलर बिल्ड है उनका। तो ये मंगल के कारण है, और मंगल ने इनको विल पावर भी बहुत प्रदान की। तो ये लग्न का बहुत मजबूत है मंगल की दृष्टि की वजह से। और मंगल बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण भी कर रहा है 10th हाउस में जाके। अगर बाकी ग्रहों पर दृष्टि डालें, यहाँ पे हम देखेंगे सूर्य जो उनके 10th हाउस के स्वामी हैं, वो उनके भाग्य के भाव में जाके एक और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 2 बड़े राजयोग हैं, और सूर्य बुध का भाग्य भाव में बुधादित्य योग भी बन रहा है। केतु की दृष्टि ज़रूर है, जो भाग्य को थोड़ा उतार चढ़ाव देती है। तो उनका भाग्य कभी सपोर्ट करता है, कभी नहीं सपोर्ट करता। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर हम और भाव की दृष्टि डालें, इनका जो 4th हाउस है, जो सुख सुविधा, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, घर का भी होता है, यहाँ पे मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो ये दिखाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके सुख सुविधा अच्छा रहेगा। तो उनकी लैंड होल्डिंग्स, मकान, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी।
और अगर उनके 5th हाउस में दृष्टि डालें वे केतु विराजमान है। 5th हाउस इनके संतान का भी भाव होता है और एजुकेशन, हायर एजुकेशन का भी भाव होता है। तो केतु का यहाँ विराजमान होना और 5th हाउस के स्वामी का 12th हाउस में जाना, तो ये दिखाता है जो उनकी संतान है तो शायद उनसे दूर रही, कोई फॉरेन लैंड में भी रह सकती है। तो उनकी एक बेटी भी हुई जिनसे वो दूर रहेगी, क्योंकि केतु 5th हाउस में थोड़ा विच्छेदन भी करता कि आदमी अपने संतान से दूर भी रह सकता है। तो ये भी इससे हम देखा जा सकता है। और गुरु का 12th हाउस में जाना इसके 5th हाउस के स्वामी का, तो उनकी एक बेटी है जो फॉरेन में भी रहती है। और कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से उन्होंने कॉलेज एजुकेशन शायद नहीं की थी। 1981 में रॉकी रिलीज़ हुई थी, तो उस टाइम पे वो काफ़ी 20 साल के शायद रहे होंगे, 20-21। तो ये कहना मुश्किल कि उनकी कॉलेज की एजुकेशन कैसी रही, वो आप लिख के बताइए अगर किसी को पता है। और मंगल की भी दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है, तो मंगल केतु एक थोड़ा से अच्छा योग नहीं निर्मित करते, तो 5th हाउस इनका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, एजुकेशन, संतान का भाव। वैसे इनकी अभी तीसरी शादी से 2 संतानें हुई हैं, तो होपफुली अब इनका बेटर रहेगा। इनके अगर हम 7th हाउस पे आते हैं जो विवाह का भी स्थान है, पार्टनरशिप का, यहाँ पे हम देखते हैं चंद्र उच्च के तो ज़रूर बैठे हैं, लेकिन ये राहु से भी दृष्ट है। तो हम जानते हैं उनकी 3 बड़ी शादियाँ भी हुई हैं। और चंद्र का उच्च का होना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन हम देखें चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो उनका 7th हाउस थोड़ा डैमेज्ड है, तो उनके रिलेशनशिप्स या मैरिजेस में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई है और मानसिक कष्ट पीड़ाएं भी उनको रही होंगी केमद्रुम दोष के द्वारा। और उनकी मदर का भी कारक होता है, तो मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी मदर की कैंसर से अनटाइमली, नरगिस जी जो थी उनकी कैंसर से अनटाइमली डेथ हुई, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो उनका 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, और चंद्र पे भी इम्पैक्ट है। भाग्य भाव की हमने बात पहले ही कर ली है कि भाग्य में बुधादित्य योग का निर्माण अच्छा तो है, लेकिन और उसके स्वामी चंद्र जो है 7th हाउस में जाके एक राज्यों का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन केतु से भी दृष्ट उनका भाग्य। और चंद्र हमने पहले ही बोल दिया केमद्रुम दोष से पीड़ित है, तो राजयोग होने के बावजूद भी इनको इतना ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नज़र आती है, उनके भाग्य ऊपर नीचे रहा। अगेन कर्म के भाव में आते हैं 10th हाउस, यहाँ मंगल शुक्र, हमने पहले ही बोल दिया शुक्र की वजह से इनको मीडिया फिल्म्स में एंट्री मिली और मंगल ने इनको एक्शन मूवीज में हेल्प किया। मंगल शुक्र इनको लव लाइफ, या हम बोलें कि बहुत पैशनेट है किसी भी चीज़ के लिए। और जो 7th हाउस का स्वामी है 10th हाउस में जाके ये दिखाता है कि उनके जो लव अफेयर्स भी मंगल शुक्र कराता है। तो मंगल शुक्र की वजह से उनके जो अफेयर्स हुए वर्क प्लेस में भी हुए होंगे, और उनकी जो विवाह है कोई ऐसे पार्टनर से होंगे जो उनको वर्क प्लेस में मिले हों। तो हम जानते हैं कि पहली शादी और शायद तीसरी शादी जो हुई है, और शायद दूसरी का मैं कह नहीं सकता, लेकिन पहली और तीसरी जो उनके लाइफ पार्टनर्स थे वो उनके साथ काम करते थे। 11th हाउस यहाँ पे राहु विराजमान है, राहु विराजमान होना बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ये आपके इनकम गेन्स रेकग्निशन के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि शनि से दृष्ट है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये दिखाता है कई बार इनके जो इमेज है, क्योंकि आपके 11th हाउस आपके इमेज का भी होता है, आपके रिकग्निशन का भी भाव होता है, रिवॉर्ड्स का भी भाव होता है। तो यहाँ पे शनि की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई कि कई बार इनकी जो इमेज है उसमें प्रॉब्लम आई, जब भी वो जैसे कि वो एक बार जेल भी गए थे और उनके केस भी हुआ था, तो कई चीज़ों की वजह से उनका नाम भी थोड़ा नाम में थोड़ा धब्बा पड़ा था। लेकिन बहरहाल वो उस चीज़ से निकल आए हैं, अब वो दोबारा अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से लीड कर रहे हैं। 12th हाउस में गुरु विराजमान है, लेकिन गुरु का 12th हाउस में जाना दिखाता है कि कई बार वो अपने डिसीजंस विजडम से नहीं लेते हैं, जल्दीबाजी, इम्पल्सिव। और 8th हाउस क्योंकि लग्न जो है इनका वृश्चिक लग्न के जातक कई बार इम्पल्सिव भी होते हैं, बहुत सोच समझ के काम नहीं करते, खटाक से डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें भी होते हैं। क्योंकि मंगल एक आर्मी कमांडर है और वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, वो बस एक्शन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि बुध भी केतु से दृष्ट है, तो कई बार उनके जो जजमेंट्स हैं या डिसीजंस हैं वो गलत पड़ जाते हैं। तो गुरु का 12वें घर में होना बहुत अच्छी बात नहीं है। और 12वें घर के स्वामी शुक्र का मंगल के साथ बैठना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो बंधन योग का भी कई बार
दर्शाता है कि उनको जो थोड़ा कष्ट हुआ था केस में और उनको जेल जाना पड़ा, तो ये भी एक बंधन योग थोड़ा बहुत दिखाता है। लेकिन वो जल्दी उससे निकल आए, ये अच्छी बात है, और दोबारा फिल्म्स कर रहे हैं। तो ये तो थी उनकी कुंडली और ग्रहों की पोजीशन, और किस ग्रह ने उनको सपोर्ट किया, किस ग्रह की वजह से उनको दिक्कतें आई। और अगर हम उनकी विंशति दशाओं की बात करें तो उनको राहु की महादशा में उन्होंने काम करना शुरू किया था। 1980 से 1998 तक राहु की महादशा चली, और इस टाइम पे राहु उनके 11th हाउस में है, तो इनकम का भाव, यहाँ से उन्होंने अपनी कमाई शुरू की। लेकिन क्योंकि शनि से भी दृष्टि है तो कुछ गलत आदतों में भी पड़ गए थे वो। तो राहु के टाइम पे सब चीज़ें हो जाती है, एडिक्शंस और ये सब चीज़ों में भी राहु अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है या किसी मैलिफिक प्लैनेट से एस्पेक्ट में है तो कई बारी ऐसा देखा जा सकता है। तो ये हमें देखने को मिला। फिर गुरु की महादशा 2014 तक चली, तो उस टाइम पे इनका करियर भी वैसे अच्छा चल, काफ़ी अच्छी फिल्में भी की, मुन्ना भाई और बहुत अच्छी फिल्म्स इन्होंने इस टाइम पे की। लेकिन वो उनको थोड़ा टाइम जेल में भी स्पेंड करना पड़ा था। तो गुरु के टाइम पे, क्योंकि गुरु उनका 12th हाउस में है, 12th हाउस जेल का भी कह सकते हैं, लॉसेस का, तो यहाँ पे गुरु विराजमान है। तो 12th हाउस और 6th हाउस थोड़े एक्टिवेट हो गए, और इवन 8th हाउस, तो कष्ट सफरिंग थोड़ा इसमें दिखाई देती है। तो गुरु ने इनको, गुरु बेनेवलेंट प्लैनेट तो माने जाते हैं, लेकिन इनके इतने अच्छे वेल प्लेस्ड नहीं है, तो इसकी वजह से इनको कष्ट का सामना करना पड़ा। और शनि की महादशा में 2020 में इनको थोड़ा कैंसर या शायद लंग कैंसर था, उसका भी प्रॉब्लम सामना करना पड़ा। तो शनि ने भी इनको थोड़े बहुत कष्ट तो दिए हैं। लेकिन इनकी लाइफ अगर हम देखें, डिस्पाइट इनके सेटबैक्स जो हुए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कम बैक किया, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हर बारी वो नीचे गए लेकिन दोबारा उठे। तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि हम क्या पॉजिटिव ले सकते हैं। वरना हम और ऑल ओवर की कुंडली ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर इतने वेरिएशंस नहीं रहते। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में बहुत वेरिएशंस है, संजय दत्त की कुंडली में बहुत वेरिएशन दिखाता है कि किस एक्सट्रीम तक वेरिएशंस हो सकते हैं। लेकिन आदमी को डट के मुकाबला करना चाहिए अपने विल पावर से, और अपने डिसीजंस, राइट डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ में। इनकी गलतियों से भी सीखना चाहिए कि हमें बुरे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए लाइफ में, अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम नीचे जाएँ तो ऊपर भी हम आने का मादा रखें। तो ये संजय दत्त साहब ने दिखाया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी संजय दत्त साहब की कुंडली का विश्लेषण। आप हमें बताइए आपको कैसे लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम।